नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो और जानते हैं यूपी की हर बड़ी खबर। पहली खबर यूपी के हाथरस से है। हाथरस में बड़ा हादसा हुआ, 121 लोगों की मौत हो गई। अब सभी मरने वालों की पहचान पूरी हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आज इस मामले में आईजी अलीगढ़ ने एक प्रेस वार्ता की। उत्कर्ष, यहां आपसे मेरा सवाल ये कि आईजी ने क्या कुछ जानकारी दी, और दूसरी बात यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर बात करें तो उसमें सिर्फ वो इसलिए की गई थी क्योंकि उन सारी मौतों के संदर्भ में कोई भी ऐसी मौत ना हो जो कि भगदड़ के अलावा किसी और अन्य कारण से, यानी कि दबने, कुचलने, दम घुटने के अलावा किसी अन्य कारण से हो। विधायी प्रक्रिया थी, कई बार होता है, और आप और हम दोनों ही कई सारी क्राइम स्टोरी को कवर कर चुके हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि 120-21 मौतों की आड़ में कोई अन्य अपराध ना छुपा हो। दूसरा कारण ये भी था जानना कि अधिकतर मौतें आखिरकार हुई किस कारण से। भले ही भगदड़ है, सबको प्रारंभिक तौर पर यह पता है, लेकिन क्या कोई ऐसी बात या ऐसा तथ्य तो नहीं जो पोस्टमार्टम के जरिए प्रकाश में लाया जा सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस मामले में तमाम तथ्यों को प्रकाश में लाना जरूरी है। और कल भी जब हम जुड़े थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक बात लगातार कही जा रही है, वो ये कि कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिनकी तह तक जाना होगा। तो कोई वैज्ञानिक कारण किसी भी मौत का अगर अन्य निकलता है इससे, या क्या मुख्य कारण रहे, वो जानना जरूरी था। मोटे तौर पर जो जानकारियां सामने आई हैं उससे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सामान्य तौर पर जानकारियां निकलती हैं उससे जो हमको पता चलता है, मौत का वक्त जिसके बारे में एक आकलन मिलता है, एक अंदाजा मिलता है। दूसरा, मौत का कारण, अधिकतर मामलों में जो कारण है वो शरीर के कई अंगों के दबने और दम घुटने का कारण जो माना जा रहा है वो जो तमाम लोग उस दलदल में या कीचड़ में गिर गए थे, जिसके बारे में अगर आपको याद हो मंगलवार को जब ये घटना हुई थी और हम लगातार अपने दर्शकों के लिए उस पूरी खबर को लेकर लाइव मौजूद थे, तो हमारे सहयोगी पुनीत जो हमको बता रहे थे कि कई शव ऐसे थे जिनके नाक में, कान में, मुंह में, आंखों में मिट्टी भर गई थी। वो इस कदर दब चुके थे कि नीचे चले गए थे उस पूरी मिट्टी में, उस पूरे कीचड़ में। तो वो दो कारण। और समय वाली बात कि कोई ऐसा ना हो कि जो एक आरोप लगे कि भाई बाद में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो क्या इलाज में कोई दिक्कत तो नहीं रही, ताकि आप उस केस को पकड़ पाए। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां हैं वो इस तरीके से मिली हैं। दूसरी बात जो आपने इसी सवाल में पूछी थी कि आईजी शलभ माथुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वरुण, मैं आपको बता दूं हमारे तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए, जो आरोपी हैं, 6 आरोपी, वो गिरफ्तार हुए हैं। और इन 6 आरोपियों ने शुरुआती प्रारंभिक पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन खुलासों पर हम एक अलग एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश पर हमारे दर्शक उन जी। रिपोर्ट को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको उसके अगर कुछ मुख्य पॉइंट बताऊं तो उसमें 3 बातें जो बड़ी शामिल हैं वो ये कि सेवादारों ने एक चीज कबूली है। उन्होंने कहा कि चरण रज को लेने के लिए बाबा की उन्होंने लोगों को अनियंत्रित छोड़ दिया था। यानी कि अगर किसी तरीके की बैरिकेडिंग होनी थी, अगर किसी तरीके की निकास व्यवस्था होनी थी, अगर जोन वार या जैसे गाड़ियां खड़ी थी गाड़ियों तक लोग जाने थे। पहली बात जो पूरी पूछताछ में, गिरफ्तारी के बाद जो शुरुआती पूछताछ हुई है, और अभी ये पूछताछ और होगी, जब ये अदालत के सामने पेश किए जाएंगे तो पुलिस इनकी रिमांड भी मांगेगी। लेकिन उससे पहले जो पहली पूछताछ हुई है वरुण, उसमें जो जानकारी बात निकलकर सामने आ रही है कि सेवादारों ने कबूला है कि चरण रज लेने के लिए भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया और भीड़ के अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हुआ। दूसरी जो बड़ी बात उन सेवादारों ने मानी है वो ये कि जब अफरा तफरी मची तो वो लोगों की मदद करने के बजाय घटनास्थल को छोड़कर भाग निकले। और इस बयान के आधार पर जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, इस पूरे मामले की आपराधिक साजिश के एंगल से भी पुलिस ने विवेचना, यानी उस एफआईआर में जो अलग अलग एंगल थे, जो हमने देखा था कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने संख्या क्यों गलत बताई, आपने वो तमाम जो बिलोंगिंग्स थी, जो लोगों से जुड़े हुए सामान थे, वो आपने खेत में क्यों फेंके। अब इस बयान को आधार बनाते हुए भी पूरे मामले के आपराधिक साजिश के एंगल से विवेचना उत्तर प्रदेश पुलिस करने जा रही है। एक और जो बड़ी बात समझ आई है और पूछताछ में जो पता चली है, ये तथ्य है कि जो सेवादार थे, जो गिरफ्तार हुए हैं 6 लोग, इनका मुख्य काम क्या था, ये उस संगठन में या उस बाबा के लिए क्या करते थे। तो इनमें से अधिकतर लोग, और जो गिरफ्तार हुए हैं कम से कम उनके बारे में तो बहुत साफ है कि इनका काम था सत्संग के लिए भीड़ को जुटाना और चंदे को इकट्ठा करना, यानी वो पूरी व्यवस्था बन सके। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए वो नाम आपको बताना शुरू करूं तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राम लड़ेते यादव है, मंजू यादव, उपेंद्र सिंह यादव,
मंजू देवी यादव, मेघ सिंह और मुकेश कुमार, ये 6 नाम हैं। इसमें से 4 ऐसे हैं जो हाथरस के रहने वाले हैं, एक मैनपुरी और एक फिरोजाबाद। और अभी भी जो मुख्य आयोजक है देव प्रकाश मधुकर, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर, और पुलिस का यह मानना है कि बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। कुछ और जानकारियां भी हैं कि ये लोग क्या काम करते थे बाबा के सत्संग में। अगर हमारे पास समय हो वरुण तो मैं वो भी जानकारियों को सामने रखूं। इनकी वर्दी से लेकर इनकी जो ड्रेस कोड है उस तक पर कुछ जानकारी शुरुआती पुलिस पूछताछ में मिली है। अगर हमारे पास समय हो तो मैं आपको वो बताऊंगा। जी बताइए। 2 चीजें हैं जो हम लगातार अपनी पूरी रिपोर्ट में कह भी रहे थे। पूछताछ में जानकारी भी सामने आई कि बाबा के अनुयायियों में बाबा के बारे में ढेर सारी मान्यता थी। मान्यता ये थी कि बाबा के चरण रज से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह भी बताया कि बाबा के काफिले को भीड़ के बीच से निकालने के लिए ये तमाम जो लोग थे, सेवादार जो थे, वो उस काफिले के आगे पीछे दौड़ते थे। उस दिन भी ऐसा हुआ था कि बाबा के चरणरज के लिए भीड़ जो है वो गाड़ी के पास आई, तो सेवादारों ने उस भीड़ को रोका, और जैसे ही काफिला आगे निकला तो उन लोगों ने, मतलब वो टायर की में लगी धूल लोग ले लें, तो गाड़ी निकलने के बाद चरणरज लेने के लिए उन्होंने भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया। और जैसे उन्होंने भीड़ को छोड़ा, वहां पर सबसे पहले कुछ बच्चे और महिलाएं गिरे, और जब वो गिरना शुरू हुए, लेकिन पीछे से जो भीड़ आ रही थी उसको लगा कि वो धूल कोई और ले लेगा, वो चरणरज कोई और ले लेगा, तो वो उन लोगों के गिरे लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने लगी। और जो वहां पर शुरुआत में लोग गिरे थे वो दबे, और उसके बाद उन लोगों से टकराकर और महिलाओं का, बच्चों का गिरना शुरू हुआ, और पीछे से भीड़ उनको भी कुचलती गई। तो लगातार इस तरीके से लोग कुचलते चले गए। और जब ये अफरा तफरी का माहौल देखा तो सारे सेवादार वहां से जल्दी जल्दी निकल गए, और ये लोग पुलिस प्रशासन तक को, जो जानकारी पुलिस की ओर से ये पूछताछ मिली, लेकिन पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की, और ये मैं अपने पुलिस सोर्सेस के जरिए आपको बता रहा हूं वरुण, कि पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी सामने आया कि ये लोग पुलिस प्रशासन को आयोजन का वीडियो फोटो बनाने से भी रोकते थे, और पुलिस प्रशासन तक से अभद्रता होती थी अगर वीडियो या फोटो की कोशिश करते थे। और ये हमारी रिपोर्ट में भी हमने लगातार बताया है। पुलिस के द्वारा ये विवेचना की जा रही है, एक एंगल और मैंने आपको बताया आपराधिक साजिश के अलावा, वो ये कि कहीं इन सेवादारों में से तो कोई जानबूझकर साजिश को कि अनियंत्रित छोड़ देना चाहिए, किसी के कमांड पर, किसी के निर्देश पर तो ऐसा काम नहीं कर रहा था। और इन लोगों को 2 कलर की ड्रेस कोड दिए जाते थे। जो सुरक्षा में लोग लगते थे उनको ये काले रंग की कमांडो जैसे दिखने वाली एक ड्रेस कोड देते थे, काला ड्रेस देते थे, और बाकियों के लिए जो हम पिंक आर्मी लगातार कह रहे हैं, पिंक ड्रेस दी जाती थी, ताकि वो तमाम सेवादार जो हैं वो उस पूरे आयोजन स्थल में एक जैसे दिखें। कमांडो क्या करते थे वो मैंने आपको बताया कि वो पीछे भीड़ को नियंत्रण कर रहा है ये। और ये जो पिंक ड्रेस में जो लोग होते थे उनका काम होता था कि बैरिकेडिंग, पंडाल लगाना, पार्किंग व्यवस्था, खड़ंजा, बिजली, जनरेटर, पानी, सफाई, ये वाले जो काम होते हैं, मतलब एक तरीके से जो किसी तरीके से वॉलंटियर काम करते हैं। तो पिंक ड्रेस वाले वो वॉलंटियर, और वो ब्लैक ड्रेस वाले जो थे वो बाबा के इर्द गिर्द का एक घेरा सा बना देते थे। और ये अब तक जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें चीजें सामने आई हैं। मतलब अभी हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहे हैं, कई बड़ी अपडेट और हैं जिसके बारे में एक अलग से रिपोर्ट भी हमने हमारे उजाला उत्तर प्रदेश पर फाइल की है, और बहुत जल्दी हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो वहां पर भी उस जानकारी को देख पाएंगे वरुण। बिल्कुल। दूसरी खबर मथुरा से है, लेकिन हाथरस हादसे से जुड़ी हुई है। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज अब रात के समय सड़क पर अनिश्चित काल के लिए भक्तों को नहीं कहेंगे कि वो आएं, और वहां पर उनको रात के वक्त जब वो निकलते हैं अपनी यात्रा पर, तब वहां उनके मतलब पैर छुएं या बहुत भीड़ ना लगाएं। मतलब कुल मिला के मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि भीड़ से संत बचेंगे। भक्तों से ये कहा कि रात्रि के समय संत दर्शन के लिए रास्ते में खड़े ना हो, भीड़ ना लगाएं। उत्कर्ष, संत समाज तो इस घटना से बहुत ज्यादा व्यथित है, और मेरा आपसे सवाल ये कि जब प्रेमानंद जैसे जो संत हैं उनका ये फैसला है, तो ऐसा कई जो फैसला है वो कहीं और से भी सामने आया है क्या? हमने कल देखा था बागेश्वर धाम सरकार, मध्य प्रदेश में खूब मान्यता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी कई लोग वहां जाते हैं। उनका जन्मदिन आ रहा है, कई भक्त उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं।
उनकी ओर से बात कही गई। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अब इसका जो दूसरा एंगल देखने को मिलेगा, और पिछले कुछ दिनों में हमने चर्चा की थी, अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। लगातार जो हम देखेंगे कि कांवड़ यात्रा होती है वो निकलेगी, रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, नागपंचमी है, शिवरात्रि है, तमाम त्योहार बीच में आने हैं। और इन त्योहारों को देखते हुए दो चीजें हो सकती हैं कि एक, जो समितियां, जो आयोजन समितियां या जो इस तरीके से कई सारे जो धार्मिक केंद्र होते हैं वो जो आयोजन करते हैं, वो उनको अपने आयोजन को लेकर स्पष्ट जानकारी और क्षमता से ज्यादा या उसकी निगरानी जो है वो ज्यादा होने लगेगी। दूसरी बात, जो एसओपी की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी, मुझे लगता है कि उस त्योहारी सीजन से पहले हम देख सकते हैं कि बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए जो एसओपी होनी है वो भी शायद सामने आ जाए। और उसके बाद जो आप मूल रूप से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या व्यवस्थाओं में बदलाव और भी जगहों पर हो रहा है, फिर मुझे लगता है कि अगर एसओपी आ जाएगी तो जिन जगहों पर वो फैसले नहीं भी हुए वो नियम के अनुरूप वो लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा मथुरा के मामले में मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी जो हैं वो रात्रि में करीब 2:15 बजे निकलते हैं, और उसके बाद 2:15 बजे से, माफ कीजिएगा, जो तमाम भक्त हैं वो उस मार्ग पर जुट जाते हैं और वो बिल्कुल तड़के, मतलब रात्रि पहर में ही निकलते हैं, और उसके बाद वो चलते हुए जाते हैं। उस पूरे रास्ते के दौरान कई सारे श्रद्धालु उस पूरे मार्ग में रंगोली बनाते हैं, आरती थाली लिए खड़े रहते हैं, उनको हर कोई देखना चाहता है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके जो तमाम आसपास जो उनके शिष्य होते हैं वो लोगों को उन तक पहुंचते हैं, छूने तो नहीं देते, पहुंचने तो बिल्कुल दिया जाता है, आशीर्वाद मिलता है, दर्शन होते हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था थी उसमें होता है रात भर जो लोग जमा होते हैं। और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन के वक्त पे, या अब गर्मी कम हुई है, अब हर जगहों पर बारिश है, तो गर्मी में जो लोग नहीं निकलते थे वो संख्या हर जगह बढ़ने लगी थी। उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि अब जो लगातार संख्या बढ़ रही है, बागेश्वर धाम सरकार के मामले में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यही देखा कि जिस दिन उन्होंने यह आदेश कहा या जब विनती कही अपने तमाम मानने वालों से, उन्होंने यही कहा कि देखिए उस दिन की भी जो उन्होंने डाली है सोशल मीडिया पर, दूर दूर तक भीड़ दिखाई दे रही है। तो जो मूल कारण है वरुण वो ये है कि मौसम में बदलाव आया है, धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो रहा है, गर्मी से राहत है, जो दूर दूर से अनुयायी हैं वो इन बाबाओं के पास, उन धार्मिक केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक हादसा हुआ, कंट्रोल नहीं था, और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में, जैसा मैंने फिर कहा, कि अब धार्मिक आयोजनों में जो संख्या है, क्योंकि दिक्कत वहीं से शुरू हुई, उसको लेकर एक स्पष्टता उत्तर प्रदेश सरकार और शायद कई और राज्यों में ये मॉडल देखें कि एसओपी या एक बेहतर इंतजाम हमको आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे इस हादसे के बाद। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं तीसरी खबर का, जो है मेरठ से 21 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। एडीजी डीके ठाकुर ने इसको लेकर 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वेस्ट यूपी के 12 जिलों के एसपी ट्रैफिक भी बैठक में बुलाए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन काफी सतर्कता बरतता रहा है। उत्कर्ष, इस बैठक में क्या कुछ हुआ और इस बार कांवड़ यात्रा के लिए क्या प्लान किया गया है? देखिए, मुख्य रूप से 2 कारण थे इस बैठक के। जैसा आपने शुरू में भी बताया कि 3 अन्य राज्य थे, जिनमें हरियाणा, दिल्ली और इसके अलावा जो तीसरा राज्य है जिसके बारे में उत्तराखंड, जहां के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। एक तो ये था कि इंटर स्टेट जो कांवड़िए आते हैं, दूसरे राज्यों से गंगा जल लेकर आते हैं, या उन राज्यों से कांवड़िए आते हैं और वो मेरठ के रास्ते से गंगा जल लेकर इन राज्यों से होकर निकलते हैं या इन राज्यों में जाते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे हो, इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन होना है पुलिस के बीच में, वो समन्वय कैसे हो, उसके लिए अगर अधिकारी, नोडल अफसर नियुक्त करने की जरूरत हो तो वो नोडल अफसर नियुक्त कर दिए जाएं, एक ही बात तय होनी थी। दूसरा, ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर, क्योंकि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अलग नियम है, उत्तर प्रदेश ने पूरा का पूरा रास्ता वन वे कर दिया हो लेकिन दिल्ली ने ना किया हो, तो वहां से आता ट्रैफिक एक बॉटलनेक बन जाएगा। तो ट्रैफिक को लेकर जो कोऑर्डिनेशन होना है वो अभी से तय हो जाए। ऑल्टरनेट रूट अगर बनाने हैं तो वो क्या हो, वो तय हो जाए, वो उद्देश्य था। एक जानकारी और दे दूं, जो 12 जिले थे, क्योंकि जो जोन में आते हैं वो 12 जिले थे, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर। और मुख्य रूप से जो फैसला हुआ है वो ये हुआ कि ठीक है, हम ऑल्टरनेट प्लान बनाएंगे और एक बैठक और होगी वरुण। अब इसकी एक जो हम कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी बैठक होगी, और उस बैठक में हुआ ये कि आज दरअसल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये एक मुख्य बात थी।
नियम तय होने चाहिए। और नियमों के अर्थ में मैं आपसे साफ कह दूं कि नियमों का मतलब ये था कि वो जो डीजे की ऊंचाई वाली बात पिछले दिनों हमने इसी शो में चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि त्योहार की आड़ में कोई असामाजिक तत्व किसी तरीके की हरकत न करे, उसको देखते हुए था कि कुछ नियम तय कर लिए जाए, कुछ एसओपीज तय कर ली जाए। तो बाकी राज्यों के सामने भी प्रपोजल रखा गया है। जो उत्तर प्रदेश ने प्रपोजल रखा है वो उसकी जानकारी आई है कि जो भी डीजे हों वो 12 फीट से ऊंचे ना हो। उसका एक कारण ये दिया गया कि रेलवे लाइन की जो ऊंचाई होती है वो 18 फीट होती है, तो 12 फीट और कि वो ऊंचाई डीजे की रखी जाए ताकि एक दूरी बनी रहे, क्योंकि आप उसके पास करेंगे वो हाई टेंशन लाइन होती है, काफी तेज उसमें बिजली होती है, और खास तौर पर बारिश को देखते हुए हो सकता है कि आप उसकी चपेट में आ जाए अगर आप उसके बिल्कुल 1-2 फीट का अंतर बस छोड़ेंगे तो। इसलिए उसको 6 फीट का अंतर छोड़ने का प्रपोजल दिया गया है। अब बाकी राज्यों को उस पर एक फीडबैक देना है। दूसरा जो मैंने आपसे जो शुरू में कहा भी कि एक ऑल्टरनेट ट्रैफिक रूट, कि अगर मान लीजिए किसी एनएच से होकर कांवड़िए जा रहे हैं, उनके लिए अगर एक लेन रिजर्व करनी है तो बाकी जो ट्रैफिक होगा वो कैसे होकर जाएगा, और क्या शहरी ट्रैफिक के लिए जो बाईपास से या हाईवे का प्रयोग नहीं करता उसके लिए अल्टरनेट रूट क्या हो सकते हैं। अगर वो किन्हीं शहर के अंदर से रास्तों से जा रहे हैं तो उन रास्तों पर फिर ये ना हो कि रोड पर पार्किंग मिल जाए लोगों को। किसी भी यात्रा, किसी भी धार्मिक आयोजन के कारण जिसमें कांवड़ मुख्य एजेंडा था, लोगों को दिक्कत ना हो, ये एक बात कही गई। और तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि नोडल ऑफिसर नियुक्त हो, तो जब उसकी अब सेकेंडरी मीटिंग होगी हो सकता है उसमें हमको वो नोडल ऑफिसर या कौन सा स्टेट कितनी पुलिस बल को कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में, ट्रैफिक व्यवस्था में लगाएगा, इसकी पुख्ता जानकारी भी मिल पाएगी। अभी जिम्मेदारियां बांटने को लेकर बैठक थी कि कौन कौन से अहम जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से अहम बिंदु हैं जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले तय होने चाहिए। अगली जो बैठक होगी उसमें हर राज्य या हर जिला और हर जिले से जो ट्रैफिक अधिकारी या कप्तान है यानी कि जो एसएसपी हैं, वो अपनी ओर से जवाब लेकर आएंगे कि उन्होंने क्या तय किया है, और उसमें फिर एक राय बनेगी। मुझे लगता है जो 12 फीट वाला नियम है ये लॉजिकल है, इस पे शायद सारे राज्य हमको मानते दिखाई देंगे डीजे की ऊंचाई वाला, लेकिन बाकी जो ट्रैफिक और रूट वाली बात है उसके लिए भी थोड़ा इंतजार और करना होगा। वरुण, वाराणसी से ज्ञानव्यापी के भीतर वजूखाना के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग पर हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई मुस्लिम पक्षकार पेश नहीं हुए। इस वजह से मामले की सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने राखी सिंह की ओर से वाराणसी जिला जज के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें जिला जज की अदालत ने वजूखाने के सर्वेक्षण की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। उत्कर्ष, ये जो मामला है अब इसमें क्या कुछ चल रहा है? मैं बिल्कुल सीधा सवाल, ये जो मामला है ज्ञानव्यापी वाला अदालत में है, अदालत में क्या चल रहा है? देखिए वजूखाने के जो वैज्ञानिक समिति की बात थी उस पर पुनरीक्षण जो याचिका है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि हिंदू पक्ष ने एक बात कही थी कि वो जो वजूखाना है और वो जो सर्वे हुआ था, एक सर्वे रिपोर्ट हुई थी जिसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी, और वजूखाने के भीतर एक शिवलिंग नुमा आकृति दिखी थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि वो शिवलिंग है, और मुसलमान पक्ष का दावा था, मुस्लिम पक्ष का दावा था कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारे का, फाउंटेन का एक हिस्सा है। अब उसकी जांच के लिए आदेश हुए थे। उस आदेश में यह कहा गया था कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से उसकी जांच का, उसके सर्वे होने चाहिए। उसके बाद उस पर स्टे आ गया। अब जब स्टे आया तो हिंदू पक्ष ने कहा था स्टे पर पुनर्विचार करिए, और दूसरा सर्वे के तरीके पर भी हिंदू पक्ष के कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो आप स्ट्रक्चर से अगर सैंपल नहीं लेंगे, कि स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो लेकिन सर्वे करिए, तो फिर वो सही जवाब नहीं मिल पाएगा। ये 2 मांगे थी। इस पर कोर्ट को पुनरीक्षण याचिका यानी कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो दोबारा उसको सुने और दोबारा अपने फैसले पर रीथिंक करे, दोबारा सोचे। इस याचिका का सीधा अर्थ ये होता है। अब इस पर हुआ ये है कि आज चूंकि मुस्लिम पक्ष पेश नहीं हुआ, तो ऐसे में अब इसका मतलब जो जिरा होनी है, जो दोनों पक्षों को सुना जाना है, उसके बाद कोर्ट को जो अपना फैसला सुनाना है वो 9 तारीख को होगा। 9 तारीख तक के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। इस बीच में कई सारे कारण दिए जा रहे हैं। मुसलमान पक्ष की ओर से या मुस्लिम पक्ष की ओर से जो कारण दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब पक्षकारों को नोटिस नहीं मिला तो हम कैसे अपनी बात को दाखिल करते हैं, हमको नोटिस मिले, हम पूरा उसको स्टडी कर पाए, तब अपने बात को दाखिल करेंगे। और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जानकारी सबके पास है, क्या पहले फैसला आया था, दोबारा फैसला, बस उस फैसले के ऊपर एक स्टे है या उस फैसले पर एक क्लॉज है, तो आपके पास तो पूरा फैसला मौजूद है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी जिरह है,
और दोनों पक्ष उसके हिसाब से जो हम कहते हैं कोर्ट में अपनी अपनी जो रणनीतियां होती हैं उसको आजमा रहे हैं। लेकिन अब 9 जुलाई की तारीख का हम सब इंतजार करेंगे। 9 जुलाई को अगर किसी भी तरीके का फैसला आता है, अगर इस पे कायम रहता है तो भी, और अगर नहीं रहता है या सर्वे को लेकर की कोई नई बात आती है, उसकी प्रक्रिया में कोई चेंज की बदलाव की बात आती है, दोनों ही परिस्थितियों में ये एक बड़ी खबर होगी जो निकलकर सामने आएगी। और वरुण, दोनों ही मामलों में फैसला किसी और भी क्यों ना आए, कोई ना कोई एक पक्ष होगा कि वो इसे अपनी प्रारंभिक जीत के तौर पर बताएगा। चूंकि अभी मामला इस देश की सर्वोच्च अदालत का नहीं है, तो ये हर कोई उसको अपनी जीत का पहला कदम बोलेगा, लेकिन वो उसको कैसे रखते हैं, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर मान लीजिए स्टे बना रहता है तो जो मुस्लिम पक्ष है वो हो सकता है बोले कि नहीं देखिए हमारे तर्क ठीक थे। अगर स्टे पर रोक लग जाती है कि स्टे का फैसला वापस हो जाता है, तो हिंदू पक्ष बोल सकता है कि देखिए हमारी मांग सही थी कि सर्वे होना चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अगर सर्वे को लेकर भी जो दोनों के अपने अपने दावे हैं, खासतौर पर उस शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर, जिसे एक पक्ष फव्वारा और एक पक्ष शिवलिंग बता रहा है, अगर उसको लेकर पर्टिकुलरली उसको लेकर स्पेसिफिक तौर पर, विशेष तौर पर कोई टिप्पणी या फैसला आ जाता है, तब तो मुझे लगता है कि जब 9 तारीख को आप और हम चर्चा कर रहे होंगे, वो हमारी उस चर्चा की पहली खबर ही होगी वरुण। बिल्कुल। चलिए, अब खबर लखनऊ से। एक लड़की के चेहरे पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया। आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गोली भी लगी है। उत्कर्ष ने कल ही इस खबर के बारे में जानकारी दी थी। उत्कर्ष, अब आपसे मेरा सवाल ये कि इस मामले में अपडेट क्या है, और दूसरा ये कि तेजाब बेचने वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, यही सवाल पुलिस से पूछा गया था और उसमें 2-3 सवाल और थे। जब मैंने पुलिस के अपने सूत्रों से, ऑफिसर से बात करने की कोशिश की कि पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाए कि हुआ क्यों। मतलब एक रैंडम नंबर से फोन आता है, वो फोन करके धमकी होती है, फिर मिलने को कहा जाता है और फिर अचानक वो लड़की का पीछा करते हुए लखनऊ जैसी शहर में, जो कि राजधानी है प्रदेश की, और वो भी एक ऐसे इलाके में, पार्क के पास, ये भी नहीं कि आप कोई आउटर पर हैं, किसी ऐसे इलाके में जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, आप ये घटना को अंजाम दे देते हैं। चूंकि एनकाउंटर हुआ है, आरोपी को गोली लगी है, तो पुलिस का यह कहना है कि जब तक डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे, आरोपी से पूछताछ नहीं हो सकती। और इसीलिए जो आपने कहा कि वो जानकारी मिलना कि भाई आप कैसे लड़की तक पहुंचे, कैसे नंबर मिल गया, कैसे आपने उसको ट्रेस किया, तेजाब आखिर लिया कहां से और फेंका क्यों, ये जो अब मूल प्रश्न है उनका जवाब नहीं मिल पाएगा। और पुलिस बिल्कुल उस सप्लायर के पास या उस दुकान से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूरी एक रूलिंग आई थी, पूरी वर्डिक्ट आई थी वरुण, अगर आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि तेजाब बेचने के दौरान आधार कार्ड से लेकर परिचय पत्र और ऐसे खुले में तेजाब ना बेचा जाए, अगर कोई उपयोग होना है तो। लेकिन हालांकि एनकाउंटर के बाद पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो बाइक बरामद हुई, उस बाइक में से 2 खोखे तेजाब के बरामद हुए, तो एक केमिकल फॉर्म में है और दूसरा जिसको हम घरेलू यूज का एसिड बोलते हैं या तेजाब बोलते हैं, वो वैसा है। तो घरेलू यूज वाला जो एसिड है, जो दुकानों पर मिलता है, वो बिना पहचान के मिला कहां से, खरीदी कहां से हुई, इसकी जानकारी पुलिस अभी जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि केजीएमयू में जिस आरोपी का इलाज चल रहा है, जिसे मुठभेड़ में गोली लगी है, डॉक्टर ये करार दे दें कि वो पूछताछ के लिए कम से कम फिट है। बाहर निकलने के लिए तो नहीं, अभी चोट लगी है, उसके बाद भेजा गया, गोली लगी है, लेकिन पूछताछ के लिए वैलिड पाया जाए तो। लेकिन पुलिस का जरूर कहना है कि जहां से खरीद हुई है वहां पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो पूरे के पूरे तार तभी जुड़ेंगे। और वहां से भी अगर आपको चार्जशीट भी दायर करके उस पूरे मामले को कोर्ट ट्रायल पर ले जाना है, तो साक्ष्य जुटाने की दृष्टि से भी, सबूत जुटाने की दृष्टि से भी वो बेहद अहम प्रोसेस होगी कि जब आरोपी ये बताए कि उसने किस दुकान से वो तेजाब खरीदा, या अगर वो इंडस्ट्रियल केमिकल है तो कहां से उसने उसको पाया, और अगर वो पाते हुए भी सीसीटीवी या तमाम फुटेज मिले जिसके आधार पर सप्लायर के ऊपर भी चार्ज फ्रेम किए जा सके, सप्लायर को भी कानूनी शिकंजे में लाया जा सके। दूसरा सवाल आपने जो पूछा था, मैं समझ कर रहा हूं। जी बिल्कुल, जी आप जवाब दीजिए। नहीं, आपने जो दूसरा सवाल पूछा था उस हिस्से को मैं मिस कर रहा हूं, अगर आप दोहरा दें तो। बिल्कुल नहीं उत्कर्ष, मेरा आपसे यही सवाल था कि ये जो एनकाउंटर है ये आखिर कैसे हुआ, इस मामले में अपडेट क्या कुछ है? हाँ, देखिए अपडेट तो मैंने आपको बता दिया कि आरोपी अभी केजीएमयू में भर्ती है। गोली लगने के बाद एनकाउंटर कैसे हुआ वो बताते हैं। कल सुबह की एक घटना थी, बुधवार सुबह की घटना थी, करीब 8 बजे के करीब, जब ये तेजाब फेंका गया था। और उसके बाद कई घंटे तक वो पीड़िता सदमे में रही थी। हमने वो स्टोरी भी की थी कि उस पीड़िता को कितना गंभीर सदमा मिला कि जब उसने पहली बार अपना चेहरा देखा तो वो लड़की चीख पड़ी थी। उस लड़की ने, उस छात्रा ने सबसे पहली चीज जो कही थी कि मुझे गोली मार दो, ऐसे जीने का क्या अर्थ है। और ये उस दर्द को, ये उसके ऊपर जो विभीषिका आई है, उस दर्द को, उस विभीषिका को दर्शाता है। लेकिन उसके बाद
पुलिस की 4 टीमें, लखनऊ पुलिस ने 4 अलग-अलग टीमें बनाई थी, क्योंकि जिस तरीके का ये कांड था, पढ़ने वाली छात्रा थी, 20 साल की उसकी उम्र थी, और अगर सरेराह ऐसी चीज हो जाए तो ये राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान था। 4 टीमें बनाई गई। चारों टीमें जो थी वो सीसीटीवी इनपुट के आधार पर, और सीसीटीवी फुटेज मिला था। हमने जानबूझकर अपने दर्शकों के बीच में सीसीटीवी फुटेज नहीं रखा। कल आप और हम जब बात कर रहे थे तो हमने फैसला भी किया था, क्योंकि उसमें वो जो छात्रा की पीड़ा है वो दिखाई दे रही है, तो हमने ये फैसला किया था। और ये अमर उजाला के जो तमाम दर्शक अभी भी हमको देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, लेकिन उस छात्रा की पीड़ा को देखते हुए हम उस फुटेज आपके बीच में नहीं रख रहे हैं। खैर, पुलिस के पास वो फुटेज मौजूद था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, क्योंकि वो नंबर मौजूद था जिस नंबर से फोन आया था, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया गया, सीसीटीवी फुटेज, और जो मैंने कल भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि गलियों से, जिन गलियों से चौक की वो आरोपी भागा था, उसके आगे की सीसीटीवी फुटेज को तलाशने की कोशिश की गई। घटना के वक्त तो आरोपी नकाब में दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हुलिये के आधार पर जब वो सर्विलांस किया गया और मुखबिरी की गई, मुखबिरों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के कंबाइंड इनपुट के आधार पर रात को करीब ये पता चला था, देर रात को, कि वो लखनऊ के गुलाला इलाके में, गुलाला घाट इलाके में बाइक पर है और बाइक से जा रहा है। ऐसे में पुलिस टीम ने उसको घेरा, तो उसके पास एक तमंचा मिला है, उसके पास वो तमंचा था। तो पहले तो बाइक के आइडेंटिफिकेशन पर रुकने को कहा गया। गुलाला घाट के पास के इलाके में जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो पहले उसने भागने की कोशिश की, और जब पुलिस टीम ने पीछा किया तो उसने पुलिस टीम को डराने के उद्देश्य से एक फायर किया। आधिकारिक तौर पर जो मेरे पास सूत्रों के जरिए जो जानकारी है कि एक फायर की जानकारी है कि वो फायर हुआ। जब वो फायर हुआ, यानी कि उसने जब तमंचे से गोली चलाई, तो बदले में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, और तब वो जो पुलिस की ओर से गोली चली, घुटने में वो गोली लगी, और वहां पर वो आरोपी गिर पड़ा। उस आरोपी के पास से मेरे ख्याल से मोबाइल फोन, लेकिन जो पुश ड्रॉप से आधिकारिक रूप से, जिसके बारे में मैं कंफर्म आपको जानकारी दे सकता हूं, जो थोड़ी देर पहले मैंने पिछले जवाब में कहा, 2 एसिड की बोतलें, मतलब जहां पर केन या बोतल जिसमें एसिड ले जाया जा सके, वो बाइक जिस पर वो सवार था, इसके अलावा तमाम जो बातचीत है वो बरामद हुई है। और अब मेरे ख्याल से कि देखिए, इस घटना को, इस पूरे एनकाउंटर को करीब करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो जो प्राइमरी हेल्थ रिलीफ मिलनी चाहिए थी, जो एक फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं, वो अगर अस्पताल में पूरी हो गई होगी तो आज शाम तक या देर रात तक हमको पुलिस की ओर से इनपुट आ जाएगा कि जो पहली पूछताछ हुई, क्योंकि जैसे ही पूछताछ शुरू होगी और आरोपी की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद वो जुडिशियल प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने, कम से कम ऐसे हाल में, अगर कोर्ट ना सही तो मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करना होगा। तो वो तमाम प्रक्रियाओं के बीच में अगर पुलिस पूछताछ करती है या पहले मजिस्ट्रेट या कोर्ट ले जाती है, वो तय होगा। और उसके बाद अगर प्रारंभिक पूछताछ में कोई जानकारी मिलेगी, तो जैसे हाथरस के मामले में हमने आपको इनपुट दिया था, हम अपने दर्शकों के लिए उस पूरी जानकारी को, कि उसने इस लड़की के ऊपर इस तरीके की हिंसक वारदात को, इस तरीके की वारदात को जिससे लड़की इस कदर टूट गई कि वो ये अपील करने लगी या ये चीखने लगी कि उसे ही गोली मार दी जाए, ऐसी घटना आखिरकार की क्यों, वो लड़की के पीछे इस कदर पड़ा क्यों था, वो जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उसके लिए, जैसा मैंने आपको कहा, कि डॉक्टरों की अनुमति का इंतजार लखनऊ पुलिस इस वक्त कर रही है। वरुण, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहें अमर उजाला के साथ। हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर कर लें। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के साथ। आप बने रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।